हेलो एवरीवन, इस समय हम पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों की विशेषताओं को हम इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें दो विशेषताएं अपने पिछले क्लास में हमने पढ़ ली थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आक्सीकरण अवस्था अर्थात परिवर्ती संयोजकता। अगली इसकी विशेषता है, तीसरी जो विशेषता है वो चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण, चूंकि अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण अधिकांश संक्रमण तत्व कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अधिकांश संक्रमण तत्व कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। कुछ एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। उस टेबल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कौन सा तत्व अनुचुंबकीय है और कौन सा तत्व प्रतिचुंबकीय है। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस टेबल में तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय गुण की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो तत्व है, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या बनेगा? स्कैंडियम 21 होता है। कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D1 4s2। ठीक है ना? तो S तो कंप्लीट है बिल्कुल, तो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान से समझ लिए। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए, S में तो यहाँ पर S भी बना लीजिए, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पर S में तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? S में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन D में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1। और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो पदार्थ कैसा होता है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय समझते हो? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और वे ही पदार्थ अनुचुंबकीय हो सकते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। बताया था हमने आपके लिए। यहाँ पर सब कुछ आ से है। आ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आ से अनुचुंबकीय और आ से वो आकर्षित होगा। और प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। और वहाँ पर सब कुछ पासे है। पासे क्या है? प्रतिचुंबकीय। पासे प्रतिकर्षित, पासे पीछे हट, वो चुंबक से दूर भागेगा। समझ गया ना बात के लिए? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 1 है, इसीलिए इसका चुंबकीय गुण क्या होगा? यह अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा, यह अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम 22, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D2 4s2। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी 2 हैं, लेकिन डी में भी 2 है, तो 1 और 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और जब 2 हो गई तो ये भी कैसा होगा? ये भी अनुचुंबकीय होगा। समझ में बात आ गई? इसी प्रकार से आपका जो वैनेडियम 23 है, वैनेडियम 23, इस वैनेडियम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D3 4s2। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये क्रोमियम है, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D5 और 4s1। तो आप देख रहे हैं कि 11th कितना काम आ रहा है? 11th में ये सब पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन में जिनको नहीं आते उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, सीधी सी बात है। अब इसमें देखो, एस में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके एस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 और ये हो गया आपका 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इसमें हो गए, 1 इसमें हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कैसा होगा? ये भी आपका अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार से आपका मैंगनीज 25 जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा? 3D5 4s2। ठीक है, तो इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और डी में कितने हैं? 5 हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 5 हो गई। इसीलिए ये भी कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आयरन 26 है,
आयरन Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d6 और 4s2। तो इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 1 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो ये भी कैसा होगा? ये भी अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 27, इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? 3d7 4s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? d में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 1 7। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई, तो यहाँ पर ये भी कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार से आपका निकिल है, निकिल 28, निकिल 28 में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका क्या होगा? 3d8 और 4s2। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देखें, इसमें तो 2 है s में और d में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कि कितने बचे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और 2 है, तो ये भी कैसा होगा? ये भी अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार से आपका जो कॉपर है, कॉपर 29, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आएगा? ध्यान से समझिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3d10 4s1। यही तो बनता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th में आपको सिखाए थे। इसमें d में 10 हैं और s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिलहाल के लिए इसमें भी 1 है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी मौजूद है, इसीलिए ये भी कैसा होगा? ये भी अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, ये भी अनुचुंबकीय होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका जो जिंक है, Zn30 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? 3d10 और 4s2। ठीक है, तो इसमें d में भी 10 हैं और इसमें भी कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। आप मानिए कि माने जोड़े वाले जिसका जोड़ा ना हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय यानी प्रतिचुंबकीय के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। चुंबकीय आघूर्ण को हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेट। ये फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का, जहाँ स्मॉल n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल n बराबर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, तीसरा तो वो पढ़ लिया आप, चौथा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी है जटिल निर्माण। जटिल निर्माण दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। टी ब्लॉक के तत्व अर्थात संक्रमण तत्व एक बड़ी संख्या में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात जटिल निर्माण करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका FeCN का होल 6 -4। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा NiCN का होल 4 -2। इसी प्रकार से आपका CuCN का होल 2 +2। इसी प्रकार से आपका AuCl6 +1। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, जटिल यौगिक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि जटिल यौगिक, इन जटिल यौगिकों का अध्ययन आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करेंगे। चैप्टर 9 है, इसी के तुरंत बाद वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें इन्हीं यौगिकों के बारे में चर्चा की जाएगी। इन यौगिकों को उपसय संयोजी यौगिक भी कहते हैं। उपसय संयोजक रसायन, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री के बारे में अगले चैप्टर में इन्हीं यौगिकों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। 5वां प्रॉपर्टी है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण अर्थात कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। उत्प्रेरकीय गुण क्या है?
कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम आपको जो चैप्टर पढ़ाया था, मैंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसमें उत्प्रेरक मैंने पढ़ाया था, तब एक क्वेश्चन भी लिखाया है, अधिकतर उत्प्रेरकीय गुण किन तत्वों में पाया जाता है, तो आपने उसका आंसर लिखा है संक्रमण तत्वों में। क्यों पाया जाता है ये भी हमने आपको बताया था उस लेक्चर में कि संक्रमण तत्व जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और उत्प्रेरक का काम वे ही पदार्थ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हों। जैसे कि बहुत सारे ऐसे उत्प्रेरक हैं, जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग काहे में किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। इसी प्रकार से B2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में करते हैं। इसी प्रकार से आयरन का निर्माण हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग काहे में किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं जो कि इस संक्रमण तत्वों से ही लिए जाते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का अच्छा काम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। छठा प्रॉपर्टी है रंगीन आयन अर्थात कलर्ड आयंस। चूंकि इनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अधिकतर आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होते हैं। और होता क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, प्योर हिंदी है ये, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, इसको आप पढ़ेंगे आगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, चैप्टर 9 में इस थ्योरी को पढ़ाया जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके अनुसार क्या होता है कि जो d ऑर्बिटल होती है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। कैसे स्प्लिट हो जाती है, ये एनर्जी लेवल है, ध्यान से समझिए, ये एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑर्बिटल है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं, d ऑर्बिटल्स होती हैं 5, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, दैट मीन GS अर्थात आद्य अवस्था, आद्य अवस्था, ठीक। अब ये क्या हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ी और ये एक्साइटेड स्टेट में आ गई ऑर्बिटल, ये आ गई एक्साइटेड स्टेट में अर्थात उत्तेजित अवस्था, ठीक है। और इसके बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। डी ऑर्बिटल्स कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, DXY, DYZ, DZX, और ये है DX² माइनस Y² और ये DZ²। इनके बीच की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा अंतराल होता है, उसे डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर, और ये जो है निम्न ऊर्जा स्तर है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे हम कहते हैं T2G सेट और इसे कहते हैं EG, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि हर यौगिक में EG ऊपर होगा T2G नीचे होगा, वो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि कब EG ऊपर हो जाएगा T2G नीचे होगा, कब T2G ऊपर होगा EG नीचे होगा, ये आपको अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, ठीक है, जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि इसकी जो d ऑर्बिटल होती है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, विभक्त हो जाती है, विभक्त अर्थात स्प्लिट, विभक्त हो जाती, स्प्लिट हो जाती है, जिस कारण क्या होता है कि ऊर्जा के दो स्तर बन जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है,
अवशोषण करता है। जब निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उच्च से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा अवशोषित होती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, वो रंग के रूप में दिखाई देती है। और इस क्रिया को हम कहते हैं डीडी संक्रमण, डीडी संक्रमण, यानी डीडी ट्रांजिशन, यानी डी इलेक्ट्रॉनों का डी इलेक्ट्रॉनों में ही जाना, है ना। एबीडी कक्षक, डी और डी कक्षकों के बीच में ही तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहा है, निम्न से उच्च में जा रहा है, उच्च से निम्न जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डीडी संक्रमण कहेंगे, डीडी ट्रांजिशन कहेंगे। तो जो डी ऑर्बिटल होती है संक्रमण तत्वों में, वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में छलांग मारता रहता है। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा को अवशोषित करता है और या उत्सर्जित करता है, वो ऊर्जा हमें रंग के रूप में दिखाई देती है। और इलेक्ट्रॉन का निम्न से उच्च में जाना, उच्च से निम्न में जाना, इस प्रकार से ये कहलाता है डीडी संक्रमण अर्थात डीडी ट्रांजिशन। तो अब डीडी ट्रांजिशन अर्थात डीडी संक्रमण के कारण ही ये जो संक्रमण यौगिक होते हैं ये रंगीन होते हैं। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। उस टेबल में आपको बताएंगे कि कौन कौन से यौगिक किस रंग के होंगे, कौन से आयन किस रंग के होंगे। क्रोमियम +2। तो इस प्रकार से टेबल यहाँ पर बनी हुई है। इस टेबल में हम समझेंगे कि कौन सा आयन किस रंग का होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब जरा समझो। स्कैंडियम होता है वो 21 परमाणु क्रमांक होता है इसका, तो क्या बनेगा 3D1 4s2 होता है इसका। अब इस पर 3 प्लस है, 3 प्लस का मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया, यानी इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। पहले इन डी इलेक्ट्रॉनों को ही लिख लेते हैं। टाइटेनियम 22 होता है, 22 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। टाइटेनियम 22 में अब कितने प्लस लगे हुए हैं, 3 प्लस लगे हुए हैं। इसका मतलब 2 ये चलेगा, 1 इसमें चला गया, तो फिर भी डी में 1 रह जाएगा। समझ गए ना। इसी प्रकार से टाइटेनियम में 4 प्लस लग गए, 4 प्लस का मतलब 2 ये भी चले गए, ये भी चला गया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी 0 हो जाएगा। और वैनेडियम 23 होता है, कितना होता है, 23 होता है। तो 23 में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। कितने प्लस लगे हुए हैं, पहली बार 2 प्लस, इसका मतलब ये 2 चले गए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसके बाद इसमें 4 प्लस लगे हुए हैं, यानी 2 इसमें से भी जाएंगे, 2 इसके, तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो D1 हो गया। क्रोमियम का 24 होता है, तो 24 में इसका इलेक्ट्रॉन में इसका बनता है D5 और 4s1। तो इसमें 2 प्लस लगे हुए, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D4। ठीक, तो डी जो होता है, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और यहाँ पर 5 से अधिक किसी में नहीं है, 1 3 1 4, तो 1 होगा तब भी अयुग्मित, 3 होगा तब भी अयुग्मित, 1 होगा तब भी अयुग्मित और 4 होंगे तब भी अयुग्मित ही रहेंगे। कुल मिलाकर के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है, 0 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो डीडी संक्रमण होगा ही नहीं, डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो क्या कैसा होगा, ये रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, और टाइटेनियम 22 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये जामुनी होता है। अब अलग अलग रंग क्यों होता है, ये डिपेंड करेगा अवशोषित होने वाले और उत्सर्जित होने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य जैसी होगी वैसा ही उसका रंग होगा। तरंग दैर्ध्य जो विकिरण जो है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा कि वो जामुनी होगा, लाल होगा, हरा होगा, पीला होगा, नीला होगा, काला होगा, जैसा भी। ठीक है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी 0 है, तो इसीलिए ये भी कैसा होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, तो ये रंग तो फिलहाल आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका और कोई तरीका नहीं है। वैनेडियम इसमें 3 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो ये जो होता है ये बैगनी होता है। ठीक है, बासे बैगनी बासे वैनेडियम ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, बासे बैगनी बासे वैनेडियम, और ये जो है ये इसमें +4 थोड़ा सा और प्लस आ गया तो थोड़ा रंग और गहरा हो जाएगा, और बैगनी से गहरा रंग फिर क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए, बस इतना है। ये तो याद ही रहेगा, रंगहीन, रंगहीन, ये थोड़ा जामुनी है, इसको याद कर लीजिए। टाइटेनियम जामुनी होता है, और ये जो बैगनी है वी फॉर बैगनी, ठीक है ना, पी फॉर वायलेट होता है ना, बी फॉर वायलेट,
तो वायलेट मीन्स क्या होता है, बैगनी। और यहाँ पर एक प्लस और आ गया तो प्लस और बढ़ गया, रंग और गहरा हो जाएगा, बैगनी से गहरा फिर किसका हो गया, वो हो गया नीला। समझ गया ना बात के लिए। इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम को याद रखना बहुत सरल है, क्रोमियम करेला, क्रोमियम करेला, ठीक है। करेला कैसा होता है, हरा होता है, क्रोमियम करेला तो ये हरा हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, हरा। क्रोमियम जो होता है उसका कोई भी आयन, कोई भी यौगिक कैसा होता है, हमेशा हरा होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो क्रोमियम करेला, तो ये करेला कैसा होता है, हरा होता है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीका है। तो इनको आप इस तरह से याद करते हैं। इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये रंगहीन हो गया, इसको आप याद रखिए, जामनी है, इसके बाद ये रंगहीन हो गया। बेरेडियम वी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी हो गया, और इस पे प्लस और बढ़ गया, इस पे प्लस 2 था, इस पे प्लस 4 हुआ, थोड़ा और बढ़ गया तो रंग और गहरा हो जाएगा, और बैगनी से गहरा रंग फिर नीला हो गया, ठीक है। क्रोमियम करेला, करेला मीन्स हरा, करेला हरा होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इस टेबल को आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सातवीं जो विशेषता है वो परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में हम सातवीं विशेषता में बात करने जा रहे हैं, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या के बारे में भी आपने 11th में पढ़ा था, और हमने आपको बताया था कि बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या वो कैसी होती है, घटती है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला अलग है। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं पहले तो घटती हैं, घटती है, फिर कुछ देर बाद स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और इसके बाद पुनः बढ़ती है, पुनः बढ़ती है, एक क्रम होता है। सामान्यतः क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन इनमें कुछ प्रभाव ऐसे पाए जाते हैं जिनकी वजह से परमाणु त्रिज्या लगातार नहीं घटती, पहले घटती है और फिर स्थिर हो जाती है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण ये पुनः बढ़ने लगती है। कौन सा प्रतिकर्षण काम करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यानी इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल होती है वो लगभग फिल्ड हो जाती है, पूरी तरह से भर जाती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण लास्ट तक पहुंचते पहुंचते परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है। तो सामान्यतः क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन इनकी परमाणु त्रिज्या में इस तरह से 3 बार परिवर्तन होते हैं। प्रारंभ में घटती है, जैसे सभी में ऐसा होता है, जनरल काम होता है, फिर स्थिर हो जाती है, इसके बाद पुनः बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है, ये जो पुनः बढ़ती है इसका कारण तो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कह सकते हो। और इसमें एक प्रभाव होता है आवरणीय प्रभाव। आवरणीय प्रभाव 11th में आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है। आवरणीय प्रभाव अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसे हम परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं, अर्थात परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव अर्थात आवरणीय प्रभाव के कारण। आवरणीय प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 11th में हमने बताया था, ये जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच एक आवरण का काम करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं, जिस कारण नाभिक का अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होने वाला ये प्रभाव ही क्या कहलाता है, आवरणीय प्रभाव कहलाता है। तो क्या किसे कहते हैं आवरणीय प्रभाव, नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच एक आवरण का काम करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं, जिस कारण नाभिक का अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, आवरणीय प्रभाव अर्थात परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि नाभिक से इसकी रक्षा करते हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की रक्षा करते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसे हम परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एक तो ये प्रभाव काम करता है जिसके कारण यहाँ पर त्रिज्या पहले घटती है और फिर स्थिर होती है, और डी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण पुनः बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी इलेक्ट्रॉनों का जो, और ये भी बताया था हमने, सबसे ज़्यादा प्रभावी एस और पी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, आवरणीय प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, और उसके बाद और डी और एफ
सबसे ज़्यादा दुर्बल आवरणीय प्रभाव F प्रदर्शित करता है, और इस F के दुर्बल आवरणीय प्रभाव के कारण एक घटना इसमें और घटित होती है, लैंथेनाइट संकुचन। इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे लैंथेनाइट संकुचन। कल का लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा, सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर समझ लीजिए, तो उसमें हम आपके लिए लैंथेनाइट संकुचन बताएंगे। तो इसके लिए भी ये प्रभाव ही जिम्मेदार है। F इलेक्ट्रॉनों का आवरणीय प्रभाव बहुत दुर्बल होता है, जिसके कारण एक घटना घटित होती है, लैंथेनाइट संकुचन, और उस घटना के कारण दूसरी व तीसरी श्रेणी की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, परमाणु त्रिज्या दूसरी व तीसरी श्रेणी की परमाणु त्रिज्याएं कैसी हो जाती हैं? लगभग समान हो जाती हैं। दूसरी व तीसरी श्रेणी की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हो जाती हैं, जैसे कि आपका ये जिरकोनियम है, जिरकोनियम ZR व हाफ नियम। ये सेकेंड यानी दूसरी श्रेणी में है और ये तीसरी श्रेणी में है, ठीक है। तो जिरकोनियम और हाफ नियम की जो परमाणु त्रिज्याएं वो लगभग समान हो जाती हैं इस लैंथेनाइट संकुचन के कारण। तो आज के क्लास में आपने संगमक तत्वों की विशेषताओं का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।